हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा विकारी शब्द। इससे पहले जो है हमने अलंकार देखे थे, तो जो भी अलंकार हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है हमारे चैनल पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा विकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो है उससे सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि विकारी का अर्थ क्या है। यानी कि जो विकारी है ये भी एक शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होगा पहले हम ये जानेंगे। तो विकारी का अर्थ होता है, या ये कह सकते हैं कि विकार शब्द का जो है वो अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। यानी कि इसमें जो है वो हमें शब्दों में परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलता है। अब वो परिवर्तन या बदलाव जो है किस आधार पर देखने को मिलता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इसमें जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वो हमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर देखने को मिलता है। और ये जो परिवर्तन है वो किन शब्दों में देखने को मिलता है, तो वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों में देखने को मिलता है। आइए एक बार थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण बदलाव आ जाता है, तो ऐसे शब्दों को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जो हमारे संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, क्रिया के शब्द हैं और विशेषण शब्द हैं, जब ये लिंग के आधार पर बदल जाती हैं, वचन के आधार पर बदल जाती हैं, काल के आधार पर बदल जाती हैं और उसके अलावा कारक के आधार पर बदल जाती हैं, तो ऐसे शब्दों को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव, ऐसे शब्द जिनमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है लड़का। लड़का जो है वो यहाँ पे हमारा क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लड़का जो है वो एक संज्ञा शब्द है। लड़का हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा शब्द जो है वो लिंग के आधार पे कैसे बदल रहा है और वचन के आधार पर कैसे बदल रहा है। क्योंकि जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं ये लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, लड़का जो है वो हमारा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अब इसको जो है सबसे पहले हम वचन के आधार पर देखेंगे कि ये किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो लड़का शब्द जो है वो क्या है, एक वचन है और इसका जो है वो परिवर्तन हो रहा है लड़के शब्द में। यानी कि ये एक वचन शब्द, इसको यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ, देखिएगा ये लिखा हुआ है एक वचन शब्द जो है वो हमारा, ये एक वचन शब्द किसमें परिवर्तित हो रहा है, बहुवचन शब्द में। यानी कि संज्ञा जो शब्द है उसमें परिवर्तन हो रहा है किसके आधार पर, वचन के आधार पर। लड़का एक संज्ञा शब्द है, वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा संज्ञा शब्द है उसमें वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लड़की शब्द है, ये भी जो है वो एक वचन शब्द है और इसका जो है वो परिवर्तन हो रहा है बहुवचन शब्द में। यानी लड़की शब्द का जो परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, लड़कियां शब्द में। ये भी वचन के आधार पर परिवर्तन है। और उसके अलावा एक और जो है वो शब्द है किताब, जो भी ये भी हमारा जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। इसका भी जो है वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहा है और ये क्या बन रहा है, किताबें बन रहा है। यानी कि एक वचन का बहुवचन बन रहा है, यानी कि वचन के आधार पे संज्ञा शब्द परिवर्तित हो रहे हैं। आप देखते हैं क्या ये लिंग के आधार पर भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो जी हाँ, ये लिंग के आधार पर भी परिवर्तित हो जाएंगे। लिंग के आधार पे किस प्रकार से परिवर्तित होंगे, अब जो लड़का शब्द है तो लड़का शब्द जो है वो हमारा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। यदि हम इसका स्त्रीलिंग देखें तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। यानी कि संज्ञा शब्द लड़का का लड़की हो जाएगा, यानी कि लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्दों का लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है और वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो शब्द आते हैं हमारे, ये कौन से शब्द हैं, ये है हमारे सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्दों को भी देखते हैं कि क्या ये लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं या फिर नहीं। तो ये सर्वनाम शब्द है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वचन के आधार पर परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं। तो वह शब्द जो है वो क्या है, ये एक वचन का शब्द है।
और ये एक सर्वनाम शब्द है। तो वह शब्द जो है वो एक सर्वनाम शब्द होने के साथ साथ एक वचन है और इसका बहुवचन यदि देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वे। तो यहाँ पे ये जो बहुवचन शब्द है वो क्या बनेगा, वे, यानी कि सर्वनाम शब्द में भी वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। पहले यहाँ पे हमने एक वचन शब्द यहाँ पे लिखा था और ये जो है वो हमारा आ गया बहुवचन शब्द, यानी कि वचन के आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन होते हैं। अगला देखते हैं मैं भी जो है वो एक वचन शब्द है और इसका परिवर्तन हम में हो रहा है जो कि एक बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि सर्वनाम शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो वचन के आधार पर होता है, परंतु लिंग के आधार पर जो है वो सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि जो है उनकी क्रिया के से पता चलता है कि ये जो है वो स्त्रीलिंग की क्रिया है और ये जो है वो पुल्लिंग की क्रिया है। जैसे अगर मानिए हम कहते हैं वह खाता है, वह खाता है, तो खाता शब्द से यानी खाता जो है वो एक क्रिया है, उससे पता चल रहा है कि वह जो है वो कौन है, पुल्लिंग है। और यदि हम कहते हैं वह खाती है, तो खाती शब्द से पता चल रहा है कि वह जो है वो स्त्रीलिंग है। यानी कि यहाँ पे मैं ये कहने का प्रयत्न ये है कि लिंग के आधार पर जो है वो सर्वनाम क्रिया से पता चलते हैं। इसकी कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि वचन के आधार पर सर्वनाम परिवर्तित होते हैं एक वचन से बहुवचन में, परंतु लिंग के आधार पर जो है वो सर्वनाम परिवर्तित होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि क्रिया से ये ज्ञान होता है कि कौन सा सर्वनाम जो है वो पुल्लिंग है और कौन सा सर्वनाम जो है वो स्त्रीलिंग है। आइए इसके बाद देखते हैं कि क्या विशेषण जो है वो क्या विशेषण जो है वो हमारे लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो नीला शब्द है, नीला का जो है वो नीले हो जाएगा, ठीक है, नीला नीले। तो यहाँ पे नीला का नीले हो गया, यानी कि ये एक वचन था, एक वचन का बहुवचन हो गया। इसी तरीके से नीला का नीली हो गया, यानी कि नीला का नीली, यानी ये हम ये कह सकते हैं इसमें ये भी जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें। नीला का नीली हो गया है और नीला का नीले हो गया है, ठीक है। ये नीले वस्त्र हैं, या ये कह सकते हैं ये नीला वस्त्र है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नीला वस्त्र है, यानी कि एक कपड़े के बारे में बात हो रही है या एक वचन की वस्तु के बारे में बात हो रही है। और नीले वस्त्र है कह दिया गया, यानी कि बहुत सारे वस्त्रों के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि वचन के आधार पर भी यहाँ हमें विशेषण शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरीके से अमीर शब्द है, ये भी जो है वो एक विशेषण शब्द है। तो अमीर शब्द का जो है वो अमीरी में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि विशेषण शब्दों में भी हमें वचन के आधार पे और लिंग के आधार पे कई बार जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये तो हमारे कौन से शब्द थे, ये थे विशेषण शब्द। इनको हम जरा यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, विशेषण शब्द। तो ये हो गए हमारे विशेषण शब्द। उसके बाद जो ये नीचे के शब्द हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे क्या है, ये क्रिया है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या क्रिया जो है वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तित होती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे पढ़ता जो है वो हमारा क्या है, एक क्रिया है। पढ़ जो है वो एक धातु है और ता जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो पढ़ता जो है वो एक क्रिया के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, लेकिन जो पढ़ता है ये एक वचन की क्रिया है। राम पढ़ता है, वह राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, या फिर ये कह सकते हैं सीता पढ़ती है, ठीक है। तो पढ़ती है, पढ़ता है जो है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और ये क्या है, पढ़ती, ये स्त्रीलिंग शब्द है। यानी क्रिया में भी जो है वो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, पढ़ता से पढ़ती बन गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखना है हमें वचन के आधार पर भी क्रिया बदलती है क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे वचन के आधार पर क्रिया किस प्रकार से बदल रही है। देखिए पढ़ता जो है वो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और ये जो है वो पढ़ती जो है वो क्या है, इससे लिंग शब्द हो गया। परंतु हमें तो यहाँ पे वचन के आधार पर देखना है। तो यहाँ पे जो पढ़ता है ये एक वचन हो गया। अगर हम इसे पढ़ते कर देंगे, यानी कि वह पढ़ता है या लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, तो पढ़ते जहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी बहुवचन के बारे में बात हो रही है। यानी कि पढ़ता शब्द जो है वो वचन के आधार पे पढ़ते बन गया। इसी तरीके से पढ़ेंगे बन गया। ये काल के आधार पे बना है, अभी इसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्रिया में परिवर्तन हुआ, किस आधार पर हुआ, एक तो हमारा किसके आधार पे हुआ, लिंग के आधार पे, पढ़ता का पढ़ती बन गया। दूसरा वचन के आधार पे बना, यानी कि पढ़ता का पढ़ते बन गया। और यहाँ पे पढ़ता का
पढ़ेंगे बना है, तो ये किसके आधार पे बना है? ये काल के आधार पे बना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अगला जो है वो हमारा क्या है? चलता। चल जो है यहाँ पे एक धातु है और ता जो है यहाँ पे एक प्रत्यय है, तो इससे मिल करके जो है वो एक क्रिया बनी है चलता। ठीक है, तो चलता जो है वो एक क्रिया है। अब ये क्रिया जो है वो एक वचन की है। एक वचन की क्रिया का जो है वो हमारा जो है वो बहुवचन की क्रिया में परिवर्तन होगा, यानी कि चलता का चलते, यानी कि यहाँ पे जो है क्रिया एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो चलता जो है वो क्या है? चलता जो है वो पुल्लिंग है और चलती जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ये ऐसे कह सकते हैं, राम चलता है, राधा चलती है। ठीक है, तो चलता चलती, यानी कि क्रिया जो है वो परिवर्तित हुई। किस आधार पे परिवर्तित हुई? ये हुई हमारी लिंग के आधार पे, यानी कि क्रिया भी जो है वो लिंग और वचन के आधार पे परिवर्तित होती है। विशेषण भी लिंग और वचन के आधार पे परिवर्तित होते हैं। और उसके अलावा जो संज्ञा शब्द है वो भी लिंग और वचन के आधार पे परिवर्तित होते हैं। और उसके अलावा जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं वो वचन के आधार पे तो परिवर्तित होते हैं, परंतु जो है वो लिंग के आधार पे परिवर्तित नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है वो हमें क्रिया के माध्यम से ये ज्ञान होता है कि कौन सा जो है वो सर्वनाम पुल्लिंग है और कौन सा सर्वनाम स्त्रीलिंग है। तो ये जो है वो विकारी शब्दों के बारे में था। इसके कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि जो है वो विकारी शब्द वास्तविकता में क्या है, और इसी श्रृंखला में हम आगे फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले जो हमने विकारी शब्द थे वो संक्षिप्त में देखे थे, यानी कि हमने जाना था कि विकार शब्द का अर्थ क्या होता है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से विकारी शब्द को समझने का प्रयत्न किया था। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे और वाक्य प्रयोग के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से जो संज्ञा शब्द होते हैं वो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिंग के आधार पर जो परिवर्तन होता है संज्ञा शब्दों में वो किस प्रकार से होता है। तो पहला वाक्य प्रयोग यहाँ पे है, बेटा स्कूल गया। तो यहाँ पे जो बेटा शब्द है ये क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। और ये कौन सा संज्ञा शब्द है? ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। और उसके साथ साथ ये क्या है? ये एक पुल्लिंग शब्द भी है। तो यदि हम देखें कि संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे बेटा स्कूल गया ये वाक्य जो है जब परिवर्तित होकर बनाया जाएगा, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में बनाया जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटी स्कूल गई। तो यहाँ पे गया और गई इन दोनों में भी परिवर्तन होगा, और ये क्या है? ये क्रिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तन होने पर, यानी कि संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होने पर हमारी क्रियाएं भी बदल जाएंगी। और क्रिया किस प्रकार से प्रयुक्त होगी? तो जहां पर पुल्लिंग का कर्ता होगा वहां पर पुल्लिंग की क्रिया होगी, और जहां पर स्त्रीलिंग का कर्ता होगा वहां पर स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर जो है वो हमारे संज्ञा शब्द जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं, जिसमें दूसरा उदाहरण है हमारा, घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये भी जो है घोड़ा शब्द भी हमारा क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है ये। और ये भी हमारा जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द होने के साथ साथ पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो हमारी क्या है? रहा है, प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पे जब हम इसका परिवर्तन करेंगे, यानी कि संज्ञा शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करेंगे, तो ये बन जाएगा घोड़ी। और वाक्य क्या बनेगा? घोड़ी दौड़ रही है। तो यहाँ पे हमारी क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी। जहाँ पे स्त्रीलिंग का कर्ता है वहां पे रहा का प्रयोग हुआ है, जहाँ पे सॉरी जहाँ पे पुल्लिंग का कर्ता है वहां पे जो है वो रहा का प्रयोग हुआ है, और जहाँ पे स्त्रीलिंग का कर्ता है वहां पे स्त्रीलिंग की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से तीसरा वाक्य है, लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पे जो लड़का शब्द है ये हमारा क्या है? पुल्लिंग का कर्ता है। तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया होगी वो भी पुल्लिंग की ही प्रयुक्त होगी। उसके बाद लड़का को जो है जब हम परिवर्तित करेंगे, यानी संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग रूप हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा लड़की, यानी कि लड़का जो है वो परिवर्तित होके स्त्रीलिंग रूप में लड़की बन रहा है। और यहाँ पे जो है वो रही शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है। तो जैसे जैसे हमारे संज्ञा शब्द परिवर्तित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी क्रिया भी परिवर्तित होती जा रही है। अच्छा, कहीं पे अगर आपका जो है वो स्त्रीलिंग रूप दिया गया है तो उसको जो है वो हम पुल्लिंग में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर जो क्रिया शब्द हैं उनमें परिवर्तन होता है। और ये सभी जो भी हमारे ये संज्ञा शब्द हैं इन्हीं के आधार पर इनकी क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है।
तो उसके बाद अगला है हमारा यहाँ पे वचन के आधार पर जो परिवर्तन है वो देखेंगे हम। तो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे घोड़ा जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। और उसके साथ साथ ये क्या है हमारा, घोड़ा शब्द जो है वो संज्ञा शब्द होने के साथ साथ एक वचन का भी ये शब्द है। क्या है ये, एक वचन का शब्द है। तो घोड़ा शब्द क्या है, एक वचन का शब्द है। और वाक्य में जो है वो घोड़ा क्योंकि एक वचन का शब्द है इसलिए यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग की गई है। अब यहाँ पे हमने जब इसका परिवर्तन किया एक वचन से बहुवचन में, तो वाक्य क्या बना, घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि एक वचन का परिवर्तन बहुवचन में हो गया, तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन की ही प्रयुक्त हो गई। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द, क्योंकि घोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो वो बन जाएगा घोड़े, और उसी के आधार पर क्रिया भी जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वचन के आधार पर हमारी संज्ञा शब्द परिवर्तित होते हैं और उसी के आधार पर हमारी क्रियाएं भी परिवर्तित होती हैं। यहाँ पर भी जो है वो सेम ही रूल है, यानी कि यहाँ पे एक वचन का कर्ता होने पर आपकी क्रिया भी एक वचन होगी और बहुवचन का कर्ता होने पर क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब नीचे के कुछ वाक्य और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। मेज पर किताब रखी है, तो यहाँ पर जो किताब शब्द है ये क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है। तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे, ये एक वचन का शब्द होने के साथ साथ संज्ञा शब्द भी है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, किताबें बनेगा। तो यहाँ पे जो किताब शब्द है ये एक वचन का रूप था और परिवर्तित होकर क्या बना, किताबें। तो वाक्य क्या हो गया, मेज पर किताबें रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये संज्ञा शब्द जो है वो परिवर्तित हो गया। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे मेज शब्द जो है कई बार दिमाग में आता है कि मेज शब्द भी जो है वो संज्ञा शब्द ही है, तो ये परिवर्तित क्यों नहीं हुआ, जब किताब शब्द परिवर्तित हुआ है तो मेज शब्द जो है वो क्यों परिवर्तित नहीं हुआ। तो मेज शब्द यहाँ पे इसलिए परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि ये किताब के आधार का कार्य यहाँ पर कर रहा है। जैसे वाक्य क्या है, मेज पर किताब रखी है, यानी कि किताब का आधार क्या है, मेज है, तो यहाँ पे इसलिए मेज शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। और किताब शब्द जो है वो यहाँ पे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और है, जब हमें बहुवचन के वाक्य देखने को मिलेंगे तो उसमें हमें है शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। है शब्द जो होगा उसमें आपके यहाँ पे ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये जो बिंदु है ये आपका अनुस्वार नहीं है, चंद्र बिंदु है। इसको मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बता दूंगी, या मेरे शॉर्ट में भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये चंद्र बिंदु क्यों है, ये अनुस्वार नहीं है बल्कि ये चंद्र बिंदु है। तो जब एक वचन का वाक्य होगा तो वो उसे हम उच्चारित करेंगे है, और जब बहुवचन का वाक्य होगा तो इसे है उच्चारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दूसरा वाक्य था वचन के आधार पर जो परिवर्तन था उसका। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, तीसरे वाक्य में वचन के आधार पर किस प्रकार से हमारा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तीसरा वाक्य है हमारा, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पे जो चिड़िया शब्द है ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। तो चिड़िया शब्द क्या है, ये हमारी संज्ञा शब्द है। अब इसको और उसके साथ साथ ये क्या है, एक वचन भी है, तो इसका एक वचन में एक वचन से बहुवचन में जब परिवर्तन होगा तो ये बन जाएगा चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पेड़ शब्द जो है वो भी चिड़िया का जो है क्या है, आधार है, यानी कि चिड़िया किस पर बैठी है, पेड़ पर बैठी, यानी कि पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, तो इसलिए पेड़ शब्द जो है यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा। और यहाँ पर जो चिड़िया शब्द है ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए जो है, या फिर ये एक संज्ञा शब्द है, इसलिए जो है इसमें यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल रहा है वचन के आधार पे। और सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई हुई है कि यहाँ पर जो है हमारा ये एक वचन का वाक्य है इसलिए इसमें है का प्रयोग हुआ है, और यहाँ बहुवचन का वाक्य है इसलिए इसमें है का प्रयोग हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंग तथा वचन के आधार पर संज्ञा शब्दों में किस प्रकार से जो है वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि लिंग तथा वचन के आधार पर सर्वनाम और विशेषण शब्दों में हमें किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए, इससे पहले हमने देखा था कि लिंग और वचन के आधार पर संज्ञा और क्रियाओं में किस प्रकार से बदलाव होता है या परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों में किस प्रकार से जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है लिंग और वचन के आधार पर। तो सबसे पहले जो है वो हम सर्वनाम शब्दों में देखेंगे किस प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है
उसके बाद विशेषण शब्दों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन जो है किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में सीधा बदलाव नहीं होता, बल्कि वाक्य की क्रिया से ये ज्ञात होता है कि कर्ता जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो इसे जो है वो उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे देखिए वाक्य दिया गया है वह खाना खाता है, और दूसरा वाक्य जो है वो है वह खाना खाती है। तो यहाँ पे जो एक खाता है ये क्रिया और ये खाती है ये क्रिया ये निर्धारित करेगी कि जो हमारा कर्ता है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यानी खाता आएगा, अगर खाता है ये आएगा तो फिर यहाँ पे जो हमारा कर्ता है वो पुल्लिंग है, खाती है आएगा तो ये यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग का कर्ता है। तो यही चीज ऊपर लिखी हुई है कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में सीधा बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता है। यानी वह जो है वो एज इट इज हमारा यहाँ यूज हुआ है, इसमें हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, बल्कि हमारी क्रिया परिवर्तित हुई है। पुल्लिंग में जो है वो पुल्लिंग की क्रिया जो है वो उसका परिवर्तन हुआ है, और स्त्रीलिंग में जो है वो स्त्रीलिंग की क्रिया का परिवर्तन हुआ है। या ये कह सकते हैं कि वाक्य जहां पर जो है वो हमें पुल्लिंग की आवश्यकता है वहां पे पुल्लिंग की क्रिया प्रयोग की गई है, और जहां पे वाक्य में स्त्रीलिंग की क्रिया की आवश्यकता है वहां पे उसका प्रयोग किया गया है। तो इसी के आधार पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा कर्ता है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। इसी तरीके से एक वाक्य और है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ये जो रहा हूँ और रही हूँ आया है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा कर्ता है जो कि सर्वनाम है ये हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऊपर वाले वाक्यों की भांति ही इसमें भी ऐसा है कि यहाँ पे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है वो कौन बताएगा, वो उसकी क्रिया बताएगी कि यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में सीधा परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्रिया के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जो हमारा कर्ता है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सर्वनामों में लिंग के आधार पर इस प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। सीधा परिवर्तन ना होकर के, या ये कह सकते हैं डायरेक्ट परिवर्तन ना होके इनडायरेक्ट वे में हमें क्रिया के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि ये पुल्लिंग का कर्ता है या स्त्रीलिंग का कर्ता है। तो आइए देखते हैं कि सर्वनामों में वचन के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे पहला वाक्य दिया गया है वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो क्या है, वह शब्द हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद अगला है यहाँ पे हम स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे वह जो है वो हमारा क्या है, एक वचन का कर्ता है। यहाँ पे वह क्या है, एक वचन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम है ये बहुवचन का कर्ता है, ये बहुवचन का करता है। तो यहाँ पे जब हमने वह सर्वनाम का प्रयोग किया तो यहाँ क्रिया जो है वो हमारी एक वचन की प्रयुक्त हुई, और जब हमने बहुवचन के कर्ता का प्रयोग किया तो यहाँ पे ये जो है वो हमारी क्रिया बहुवचन की प्रयुक्त हुई। तो यहाँ पे वचन के आधार पर सर्वनामों में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे हमें सर्वनाम में भी जो है वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी कि एक वचन का कर्ता होने पर यहाँ पे जो है वो क्रिया एक वचन की प्रयुक्त हुई है, और बहुवचन का कर्ता होने पर बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त हुई है, और वह का जो है वो हमने जो है वो परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि वह जो है वो क्या है, एक वचन है, और यहाँ पे हम जो है वो क्या है, बहुवचन शब्द है। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे जो यह शब्द है ये क्या है, ये एक वचन का शब्द है। या ये कह सकते हैं कि सर्वनाम में एक वचन में प्रयुक्त करने के लिए यह शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। किसी चीज को अगर हमें बताना है तो एक वचन की कोई भी चीज होगी या वस्तु होगी, उसको बताने के लिए यह वह इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हमें जो है वो बहुवचन की कोई भी वस्तु के बारे में बात करनी है तो वहां पे ये वे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वचन के आधार पर सर्वनाम शब्द कुछ इस प्रकार से हमारे परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यह है तो उसका ये हो जाएगा बहुवचन में, और अगर हमें एक वचन का बनाना है तो वो यह हो जाएगा। यहाँ पे अगर वह होता तो वह का वे हो जाता हमारा बहुवचन। और यहाँ पे जो है वो वह स्कूल जा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, ये भी हमारा जो है वो क्या है, ये भी एक वचन से बहुवचन में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। तो वचन के आधार पर सर्वनाम जो है वो हमारे इस प्रकार से परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्वनाम जो है उनमें वचन के आधार पर जो है वो परिवर्तन तो होता है,
परंतु जो हमारे लिंग के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन है वो सीधा ना हो करके क्रिया के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा जो कर्ता है वो पुल्लिंग का है या फिर स्त्रीलिंग का है। तो ये तो लिंग और वचन के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन था। इसके बाद हम विशेषण में परिवर्तन देखेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले हमने सर्वनाम में परिवर्तन देखा था लिंग और वचन के आधार पर। अब हम देखेंगे क्या विशेषण शब्दों में भी लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आकारांत विशेषण, जैसे हम आकार लिखते हैं वैसे ये आकारांत विशेषण है। तो आकारांत विशेषणों में लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है लेकिन अकारांत विशेषणों में नहीं। अब ये आकारांत विशेषण क्या होते हैं? तो आकारांत विशेषण वो होते हैं जिनको उच्चारित करने पर अंत में उनमें बड़े आ की ध्वनि आती है। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अच्छा शब्द लिखा है, तो इसे जब हम उच्चारित करेंगे अच्छा, तो उसमें जो है वो लास्ट में बड़े आ की ध्वनि आ रही है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं वो हमारे आकारांत विशेषण होते हैं। और उनमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ये जो बड़े आ की मात्रा है ये भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं वो हमारे आकारांत विशेषण होते हैं। और अकारांत विशेषण क्या होते हैं? आकारांत विशेषण वो होते हैं जिनको उच्चारित करने पर छोटे आ की ध्वनि अंत में आती है। जैसे कि सुंदर, तो सुंदर को जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो उसके अंत में क्या आ रही है? छोटे आ की ध्वनि आ रही है। तो ये दो प्रकार के विशेषण हैं। जो ये आकारांत विशेषण होते हैं ये लिंग के आधार पर बदलते हैं और वचन के आधार पर भी इनमें बदलाव देखने को मिलता है। जबकि जो अकारांत विशेषण होते हैं उनमें लिंग के आधार पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है और न ही इनमें वचन के आधार पर कोई भी बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अच्छा लड़का। तो यहाँ पे लड़का आपको पता है कि ये जो है वो एक संज्ञा शब्द है। और अच्छी लड़की, तो लड़की शब्द क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। लेकिन हमें यहाँ पे विशेषणों के बारे में बात करनी है। तो ये अच्छा शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है, यानी कि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। और आकारांत विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा शब्द है। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये जो है वो हमारा ईकारांत विशेषण शब्द होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमें बेसिकली ये देखना है कि क्या विशेषण परिवर्तित हो रहा है या नहीं लिंग के आधार पर। तो ऊपर जो है वो पुल्लिंग का शब्द दिया गया है, लड़का जो है वो पुल्लिंग शब्द है, उसके साथ में जो है अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है या अच्छा विशेषण का प्रयोग किया गया है। और नीचे जो है वो स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है जिसमें जो है वो अच्छी शब्द का या अच्छी विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः हम ये समझ सकते हैं कि विशेषण जो है वो लिंग के आधार पर परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं? जब पुल्लिंग का जो है वो यहाँ पे हमारा कर्ता दिया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं पुल्लिंग की यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द दिया गया उसके साथ में हमारा पुल्लिंग का विशेषण आया है, ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि विशेषण जो है वो अच्छा प्रयोग किया गया है और लड़की शब्द के साथ में अच्छी विशेषण प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए काला शब्द दिया गया है और काली शब्द दिया गया है। यहाँ पे है काला कुत्ता, यानी कि कुत्ते की विशेषता क्या है कि उसका रंग काला है। तो यहाँ पे जो काला शब्द है वो ये बताता है कि ये जो कुत्ता शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। और जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द आता है, बिल्ली शब्द आता है, वैसे ही यहाँ पे हमारा विशेषण जो है वो लिंग के आधार पर बदल जा रहा है। स्त्रीलिंग शब्द आने पर स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण आ रहा है और पुल्लिंग शब्द आने पर पुल्लिंग का विशेषण आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर विशेषणों में बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन आकारांत विशेषणों में बदलाव देखने को मिलता है, ना कि अकारांत विशेषणों में। अब ये अकारांत विशेषण क्या है, उन्हें उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है सुंदर लड़का। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि लड़का शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ देखिए सुंदर शब्द आया है और लड़की शब्द आया है, तो लड़की शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ भी जो है वो सुंदर शब्द दिया है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमारा जो सुंदर शब्द है, जो कि एक हमारा विशेषण है, वो परिवर्तित नहीं हुआ है। यही चीज मैंने आपको बताया था कि अकारांत विशेषण जो होते हैं उनमें लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जब लड़का शब्द आया यानी कि पुल्लिंग आया तब भी विशेषण सुंदर ही रहा है, और ये जब लड़की शब्द आया है तब भी विशेषण सुंदर ही रहा है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है भयानक। भयानक शब्द दो बार आया है। पहली बार में जो ये हमारा
शब्द है भयानक, ये किसके साथ आया है? शेर शब्द के साथ आया है। शेर जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ जब भयानक शब्द आया है तब भी जो है ये क्या है, हमारा विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जब स्त्रीलिंग शब्द आया यानी कि शेरनी शब्द आया, तो शेरनी शब्द के साथ भी भयानक शब्द एज इट इज ही रहा है, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि आकारांत विशेषण जो होते हैं वो लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि आकारांत विशेषण जो होते हैं वो लिंग के आधार पर परिवर्तित होते हुए यहाँ दिखाई दिए हैं, या ये कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि वचन के आधार पर क्या विशेषण परिवर्तित होते हैं या नहीं। तो वचन के आधार पर भी जो विशेषण है वो आकारांत विशेषण परिवर्तित होते हैं। अब कैसे परिवर्तित होते हैं, देखिए यहाँ पे यह अच्छा लड़का है, ये एक वाक्य दिया गया है, तो यह जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लड़का जो है वो एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ उसके साथ क्या आया है, विशेषण अच्छा आया है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में जब बात की गई है तो उसके लिए हमारा जो विशेषण आया है वो क्या आया है, अच्छा आया है, और ये एक आकारांत विशेषण शब्द है। परंतु जैसे यहाँ पे बहुत लोगों के बारे में बात की गई या बहुत लड़कों के बारे में बात की गई, ये अच्छे लड़के हैं, ठीक है, तो ये के बारे में बात की गई, यानी कई सारे लोगों के बारे में बात की गई, कई सारे लड़कों के बारे में बात की गई है, तो तुरंत यहाँ पे विशेषण परिवर्तित होके क्या हो गया, अच्छे हो गया, यानी कि अच्छा का परिवर्तन किसमें हो गया, अच्छे में हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आकारांत विशेषण जो है वो वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं। उसके बाद एक और उदाहरण है, उसके माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। वह मोटा आदमी है, तो यहाँ पे जो मोटा है ये आदमी की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि वह मोटा आदमी है, और ये जो वाक्य है वो एक वचन का वाक्य है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोटा शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि मोटा शब्द जो विशेषण के रूप में है उसको प्रयुक्त किया गया है। लेकिन जैसे कहा गया वे मोटे आदमी हैं, यानी कि कई सारे आदमियों के बारे में बात की गई है, तो वहां पे हमारा विशेषण जो है वो चेंज हो गया है, और उसमें यहाँ पे मोटा शब्द जो है वो मोटे में परिवर्तित हो गया, यानी कि यहाँ पे ये एक वचन का वाक्य था तो एक वचन का विशेषण प्रयुक्त किया गया, और जैसे ही वाक्य हमारा बहुवचन का हुआ वैसे ही जो है यहाँ पे मोटे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वचन के आधार पर विशेषण जो है वो आकारांत विशेषण परिवर्तित होते हैं। अब देखते हैं आकारांत विशेषण भी क्या वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है वह सुंदर फूल है, तो यहाँ पे बताया गया वह सुंदर फूल है, एक फूल के बारे में बात हो रही, तो सुंदर शब्द क्या है, ये एक विशेषण शब्द है जो कि फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल जो है वो क्या है, सुंदर है। लेकिन अब नीचे वाला वाक्य देखते हैं, ये वाक्य जो है वो हमारा एक फूल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने कई सारे फूलों के बारे में बात की, वे सुंदर फूल हैं, वह सुंदर फूल है, वे सुंदर फूल है, तो यहाँ पे जैसे कई सारे सुंदर फूलों की बात की गई, तो फिर यहाँ पे सुंदर शब्द एज इट इज ही रहा है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अकारांत विशेषण में जो है कोई भी परिवर्तन क्योंकि नहीं होता है, इसलिए वो वचन के आधार पर भी परिवर्तित नहीं हुआ है, और अगर लिंग के आधार पर बात करें तो लिंग के आधार पर भी सुंदर सुंदर दो बार आया है, लड़का और लड़की के दोनों के सेंस में इसका परिवर्तन नहीं हुआ है। और जैसे ही हमने यहाँ पे भयानक शब्द का प्रयोग किया है जो कि शेर और शेरनी के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आकारांत विशेषण शब्दों में परिवर्तन होता है लिंग और वचन के आधार पर, परंतु जो हमारे अकारांत विशेषण होते हैं उनमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद जो है वो कारक के आधार पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और काल के आधार पर क्या संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण शब्दों में हमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता भी है या नहीं, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं कि कारक और काल के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में हमें किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे देखेंगे। तो कारक के आधार पर जो संज्ञा शब्द होते हैं हमारे, उनमें संज्ञा शब्दों में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उनके विभक्ति चिन्हों से ये ज्ञात होता है कि इसके अंतर्गत कौन सा कारक उपस्थित है। तो आइए देखते हैं, राम ने खाना खाया, ये एक वाक्य है जिसके अंतर्गत राम क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे ने चिन्ह जो है वो उपस्थित है। ने चिन्ह ये बताता है कि इसके अंतर्गत जो है वो कर्ता कारक होगा, और यहाँ पे राम शब्द में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद अगला जो है वो माँ ने राम को बुलाया। तो यहाँ पे को शब्द जो है वो हमारा ये बताता है कि इसके अंतर्गत क्या है, कर्म कारक होगा। और यहाँ पे जो माँ शब्द है और राम शब्द है, ये दोनों ही संज्ञा शब्द है, परंतु इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों में सीधे सीधे परिवर्तन ना होके उनके अंतर्गत विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कौन सा कारक उपस्थित है। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। क्या सीधा सीधा परिवर्तन होता है या किसी और तरीके से परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला वाक्य है मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसके अंतर्गत हमारा कर्ता कारक जो है वो उपस्थित है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसमें मैं जो है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है, क्योंकि हमें सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन देखना है कारक के आधार पर। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कर्ता कारक उपस्थित है हमारा। ठीक है, इस वाक्य में। और मैं जो है वो एक सर्वनाम है। यहाँ पे जब इसका परिवर्तन हम देखेंगे मैं का, और दूसरे वाक्य को देखेंगे मुझे खेलने जाना है, इसके अंतर्गत क्या है, कर्म कारक उपस्थित है। तो यहाँ पे मुझे खेलने जाना है या मुझको खेलने जाना है, एक तरीके से हम इस वाक्य को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह जो है वो लुप्त है, यानी कि छिपा हुआ है, लेकिन अगर हम उसे वाक्य में लगाते हैं तो उससे उसका अर्थ जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है वो सर्वनाम है और इसका रूप चेंज होकर के मुझे बन गया है। और कहाँ पे बन गया है, कर्म कारक के वाक्य में। जब वाक्य जो है वो कर्म कारक का आ रहा है तो यहाँ पे मैं का रूप जो है वो मुझे में परिवर्तित हो जा रहा है। उसके बाद तीसरा वाक्य है मुझसे यह काम नहीं होगा। तो ये जो वाक्य है ये हमारा करण कारक का वाक्य है, या ये हम ये कह सकते हैं इसके अंतर्गत करण कारक हमारा उपस्थित है। अब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी ये बताया गया है जब से विभक्ति चिन्ह आता है तो हम उसे ये समझ सकते हैं कि उसके अंतर्गत जो है हमारा करण कारक होगा, या किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। मुझसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं का रूप जो है वो मुझे में परिवर्तित हुआ, और मुझे के बाद यहाँ पे मैं का जो रूप है वो मुझसे में परिवर्तित हो गया। मैं मुझे मुझसे, यानी कि सर्वनाम का जो है वो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सीधे सर्वनाम शब्दों में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से संप्रदान अपादान, इनमें भी जो है हमें आगे परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो कारक के आधार पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कारक शब्दों में संज्ञा के आधार पर सीधा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि विभक्ति चिन्हों के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कौन सा कारक उपस्थित है। और सर्वनाम शब्दों में हमें सीधे सीधे जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको अभी उदाहरण के माध्यम से बताया। और यदि विशेषण शब्दों की बात करें तो विशेषण शब्दों में हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो आइए उसके बाद देखते हैं कि काल के आधार पर क्या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों में हमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता भी है या नहीं। तो काल के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज रहते हैं, बल्कि क्रिया में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और क्रिया से ही हमें ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कौन सा काल उपस्थित है, यानी कि वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला वाक्य है सुरेश गाना गा रहा है। यहाँ पे जो है वो वाक्य जो है वो ये बता रहा है कि इसमें कार्य जो है वो निरंतर हो रहा है, यानी कि लगातार कार्य हो रहा है। सुरेश के द्वारा निरंतर जो है वो गाना गाया जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो हमारा वर्तमान काल होगा, क्योंकि निरंतर कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे गा रहा है, ये क्या है, क्रिया है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो तीनों हैं सुरेश शब्द वाक्य में, ये तीनों ही क्या है, हमारे संज्ञा शब्द हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि काल के आधार पर संज्ञा शब्दों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। उसके बाद अगला है सुरेश ने गाना गाया। तो अभी देखिए जब वर्तमान काल में कार्य हो रहा था तो यहाँ पे वह उसके द्वारा गाना गाया जा रहा था। ठीक है, था नहीं, गाया जा रहा है। ठीक है, और सुरेश ने गाना गाया, यानी गाया था, उसने कभी गाना गाया था, यानी कि कार्य हो चुका है और यहाँ पे कार्य निरंतर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। सुरेश गाना गाएगा, यानी कि उसके द्वारा कभी भविष्य में गाना गाया जाएगा। ठीक है, अभी उसने ना गाया है और ना ही वो गा रहा है, बल्कि गाएगा, कभी उसके द्वारा यह कार्य किया जाएगा।
तो ये जो है वो हमारा क्या है, भविष्य काल हो गया। तो हम इसे इन वाक्यों से देख सकते हैं कि निरंतर जो है वो क्रिया बदल रही है हमारी। गा रहा है, गाया, गाया था, ठीक है, और गाएगा। इस तरीके से कुछ क्रिया में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया और विशेषण में काल के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो हमारी क्रिया होती है वो परिवर्तित होती है और उससे ही हमें ज्ञात होता है कि इसके अंतर्गत कौन सा काल उपस्थित है। आई होप आपको विकारी शब्द जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही डिटेल में समझाया है। परिभाषा में जनरली सब लोग ये बता देते हैं कि हमारे जो है वो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है, लेकिन मैंने जो है इसे और भी अच्छे से डिटेल में बताया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा जो है वो संज्ञा से रिलेटेड होगा।